नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में अपने टॉपिक है वेन आरेख। वेन आरेख रीजनिंग में टॉपिक है वेन आरेख। वेन आरेख में हमने पढ़ा जैसे जानवर, गाय, बकरी और गाय, जैसे इनका डायग्राम क्या बनेगा, किस तरह दर्शाएंगे इसको। जैसे जानवर, बकरी भी जानवर है और गाय भी जानवर है। गाय को क्या बोलेंगे, जानवर, और बकरी को भी जानवर, दोनों है तो जानवर ही। क्या है तो जानवर। बकरी अलग कैटेगरी में है और गाय अलग कैटेगरी में है, लेकिन है दोनों ही जानवर। तो इनका सूचक संकेत क्या होगा, इस टाइप होगा, यानी बड़े वाला चक्कर और उसके अंदर दो छोटे चक्कर। यानी जानवर के अंदर बकरी भी आती है और गाय भी आती है। आज अपने डायग्राम पढ़ेंगे। जैसे तीन चित्र दिए हों, जैसे वर्त दे रखा हो, एक व्रत, व्रत के अंदर इस तरह एक वर्ग भी दे रखा हो और इन दोनों के बीच में एक त्रिभुज की आकृति भी दे रखी हो, त्रिभुज की आकृति भी दे रखी हो, इस तरह का डायग्राम दिया हो और पूछे जैसे इस वर्त को दर्शाता है जैसे शक्तिशाली, शक्तिशाली। वर्त को क्या बताया इसने, शक्तिशाली। और वर्ग को क्या बता रहा है, वर्ग को बता रहा है सैनिक अधिकारी, अधिकारी। वर्ग को क्या बता रहा है, सैनिक अधिकारी। और त्रिभुज को क्या बता रहा है, लंबे। क्या बता रहा है, लंबे। ठीक है, इस तरह ये दर्शाया गया है। अब अपने से इसके क्वेश्चन देखो क्या बन रहे हैं। क्वेश्चन हमसे पूछे कि वो सैनिक लंबे
वह शक्तिशाली नहीं है। बताओ, वो सैनिक जो शक्तिशाली व लंबे नहीं है। बताओ, जो सैनिक लंबे और शक्तिशाली नहीं है, बताओ कौन से सैनिक। तो हम क्या बताएंगे, ये इन्हें क्या दिखा रहा है, ये वर्ग है बना हुआ यहाँ से यहाँ तक। इस वर्ग के अंदर 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। लेकिन ये 3 और 1 है जो इस वर्त के अंदर भी आ रहा है और इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। तो अपने 1 और 3 को तो नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 और 3 शक्तिशाली और लंबे भी हैं। फिर एक 7 और है, जो 7 है वह लंबे है, केवल शक्तिशाली नहीं है। 7 है, 7 सैनिक ऐसे हैं जो लंबे हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं है। क्यों? इस वर्त के अंदर नहीं आ रहे। वर्त क्या दर्शाता है? शक्तिशाली दर्शा रहा है। तो अपने ये 7 भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन ने ये बोला है कि वो सैनिक जो लंबे व शक्तिशाली नहीं है, लंबे व शक्तिशाली नहीं है। लेकिन ये 5 है जो ना कि इस त्रिभुज के अंदर आ रहा हो और ना ही इस वर्त के अंदर आ रहा है। लेकिन ये सैनिक हैं 5, वो ना तो लंबे हैं और ना ही शक्तिशाली हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5। 5 सैनिक अधिकारी ऐसे हैं, 5 सैनिक अधिकारी ऐसे हैं जो ना तो लंबे हैं और ना ही शक्तिशाली हैं। वे केवल सैनिक अधिकारी हैं और ना ही वो लंबे हैं और ना ही शक्तिशाली हैं। अगर अपने से पूछे कि एस जो सैनिक अधिकारी शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली हैं लेकिन लंबे नहीं हैं। अब क्वेश्चन क्या बना इसमें, इसी डायग्राम के आधार पर क्वेश्चन क्या बना, जो सैनिक अधिकारी शक्तिशाली तो हैं लेकिन लंबे नहीं हैं। शक्तिशाली तो हैं लेकिन लंबे नहीं हैं। तो अपने क्या कहेंगे, अब देखो शक्तिशाली किसको दर्शाता है? वर्ग को। और सैनिक अधिकारी किसको दर्शाता है? वर्ग को। और लंबे त्रिभुज को। लेकिन अपने बात किसकी करनी है? लंबे नहीं है अधिकारी, सैनिक अधिकारी है वो शक्तिशाली तो है। हाँ, सैनिक अधिकारी हैं वो शक्तिशाली तो हैं। शक्तिशाली देखो वर्ग और वर्त के अंदर कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 3 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। 3 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। 7 और 5 दोनों, 5 तो केवल वर्ग के अंदर आ रहा है, 7 है वो त्रिभुज और वर्ग के अंदर आ रहा है। हमें क्या लेना है? वर्त और वर्ग के अंदर जो अंक आ रहे हैं वही अंक लेने हैं। अब वर्ग और वर्त के अंदर कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 3 और 1। इसका मतलब 1 व 3 दोनों ही शक्तिशाली सैनिक अधिकारी हैं। सैनिक अधिकारी हैं।
1 व 3 दोनों ही सैनिक शक्तिशाली अधिकारी हैं। अपने से यही तो पूछा था, सैनिक अधिकारी शक्तिशाली हैं। हाँ, सैनिक अधिकारी शक्तिशाली कौन है? 1 व 3 दोनों ही सैनिक अधिकारी शक्तिशाली हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, वह सैनिक अधिकारी जो लंबे हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। अब हमें क्या बात करनी है? लंबे तो हैं सैनिक अधिकारी लेकिन वो शक्तिशाली नहीं है। तो शक्तिशाली का डायग्राम कौन सा है? वर्त। वर्त में जो आ रहे हैं अंक उन्हें छोड़ देना है और वर्ग और त्रिभुज के अंदर जो अंक आ रहे हैं उनको ही लेना है। अब देखो, वर्ग के अंदर कौन से अंक आ रहे हैं? 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। लेकिन त्रिभुज के अंदर भी तो आना चाहिए। त्रिभुज के अंदर कौन से अंक आ रहे हैं? 7 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। त्रिभुज के अंदर 7 और 3 भी आ रहा है। लेकिन हमें बात करनी है त्रिभुज और वर्ग की। त्रिभुज और वर्ग के अंदर कौन सा अंक आ रहा है? केवल 7। केवल 7 ही अंक जो आ रहा है वह है वर्ग और त्रिभुज के अंदर। इसका मतलब वो सैनिक अधिकारी जो लंबे भी हैं केवल शक्तिशाली नहीं हैं, वह सैनिक अधिकारी जो लंबे हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं हैं, वो हैं 7। क्या होगा आंसर? 7। आंसर होगा 7। क्यों? क्योंकि 7 ही हैं जो लंबे हैं सैनिक अधिकारी लेकिन शक्तिशाली नहीं है, इसलिए आंसर होगा 7। हाँ, अगर अपने से पूछ लेता वह सैनिक अधिकारी जो शक्तिशाली हैं और लंबे नहीं, वह शक्तिशाली सैनिक अधिकारी बताओ जो लंबे नहीं है, लंबे नहीं है, तो अपने क्या होता? वह सैनिक अधिकारी जो सैनिक अधिकारी जो लंबे व शक्तिशाली दोनों ही है, लंबे व शक्तिशाली दोनों है, वह सैनिक अधिकारी जो लंबे व शक्तिशाली दोनों ही है। अब देखो, तीनों के अंदर यानी त्रिभुज के अंदर, वर्ग के अंदर और वर्ग के अंदर जो अंक कॉमन दर्शा रहा है तीनों के अंदर वही अपने लेंगे। क्यों? क्योंकि सैनिक भी होने चाहिए, लंबे भी होने चाहिए और शक्तिशाली भी होने चाहिए। तो देखो, अब वर्ग और त्रिभुज और वर्ग के अंदर तीनों के अंदर कौन सा अंक आ रहा है? देखो, ये 3 है, 1 है, वो तो आ रहा है देखो वर्त और वर्ग के अंदर, वर्त और वर्ग के अंदर 1 है, वो तो 7 है, वो आ रहा है त्रिभुज और वर्ग के अंदर। केवल 3 ही ऐसा अंक है जो त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और वर्त के अंदर भी आ रहा है और वर्ग के अंदर भी आ रहा है। तो इसका आंसर होगा क्या? 3। 3 ऐसे अधिकारी, सैनिक अधिकारी हैं जो शक्तिशाली भी हैं और लंबे भी हैं। इस डायग्राम से अपने से
कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। क्यों? एग्जामिनर अपना यही तो देखता है कि अपना दिमाग कहाँ तक चलता है। क्यों? क्योंकि ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफी देखने को मिलते हैं। डायग्राम दिया होता है और इस डायग्राम से 4 या 5 क्वेश्चन आराम से बनाए जाते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है और ये एक वर्ग है और ये एक वृत्त है। अब 1 9 3 4 5 6। अब जैसे अंक वो तो था क्या, डायग्राम का नाम दिया हुआ था, वर्त का अलग से नाम दे दिया, वर्ग का अलग से नाम दे दिया और त्रिभुज का अलग से नाम दे दिया। अब इस तरह डायग्राम बना दे और अंक दे दे अंदर, तो अपने से पूछे वह अंक जो एक ही आकृति को दर्शाता है वह अंक जो एक ही आकृति को दर्शाता है। देखो अब वृत्त है, वृत्त के अंदर 2 है जो अकेला ही है, इधर वर्ग के अंदर 4 है जो एक ही है, लेकिन ये 5 3 6 और 1 है जो इन तीनों आकृतियों में या तो 2 आकृतियों के अंदर आ रहा है या तीनों आकृतियों के अंदर आ रहा है। इस तरह क्यों? क्योंकि 2 है जो अपना एक ही आकृति के अंदर आ रहा है, वर्ग के अंदर 4 है जो वर्ग के अंदर आ रहा है, इसलिए इसमें कौन कौन से अंक होंगे? 2 व 4। 2 व 4। वह अंक बताओ, वह अंक बताओ जो दोनों आकृतियों में, 2 आकृति में आता है या आते हैं। 2 आकृतियों के अंदर आते हैं, हाँ 2 आकृतियों में, वर्त और त्रिभुज के अंदर, वर्त और त्रिभुज के अंदर क्या आ रहा है? एक तो 1 आ रहा है, ठीक है। फिर देखो वर्ग और त्रिभुज के अंदर क्या आ रहा है? 6। तीसरा अंक देखो, वर्त और वर्ग के अंदर कौन सा अंक आ रहा है? 5। हाँ हम कह सकते हैं 3 अंक हैं जो 2 आकृतियों के अंदर आ रहे हैं। अगर पूछे तीनों ही आकृतियों में, तीनों आकृतियों में
कौन सा अंक आ रहा है, कौन सा अंक आ रहा है। अब बताओ, ये 6 है वो तो आ रहा है वर्ग और त्रिभुज में, 5 है जो आ रहा है वर्त और वर्ग में, 1 है जो त्रिभुज और वर्त के अंदर आ रहा है, लेकिन 3 ऐसा अंक है जो वर्ग में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और वर्त में भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। क्या होगा, 3। 3 ऐसा अंक है जो तीनों आकृतियों के अंदर आ रहा है। ये तो था अंक के आधार पर, और पीछे वाला किया था अपने हल आकृतियों में, आकृतियों का नाम दिया हुआ था उसके आधार पर अपने क्वेश्चन हल किए थे। जैसे ये एक वृत्त, ये है त्रिभुज और ये है वर्ग और इसको नाम दे दिया शिक्षक। वृत्त को क्या नाम दिया, शिक्षक। पांच और 2 7 6 4 1। और इस वर्ग को क्या नाम दिया, छात्र। और इस त्रिभुज को क्या दिया, मजदूर। खिलाड़ी। अब देखो अपने से क्वेश्चन पूछा, वह शिक्षक जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी है। दूसरा, जो सिपाही खिलाड़ी है। जो खिलाड़ी शिक्षक है। जो शिक्षक
सिपाही नहीं है, जो सिपाही खिलाड़ी नहीं है, पहला क्वेश्चन बोला वह शिक्षक जो खिलाड़ी है, शिक्षक भी है और खिलाड़ी भी है। अब देखो वर्ग शिक्षक को दर्शाता है और खिलाड़ी किसको दर्शाता है, वर्ग को। तो वर्ग और वर्ग के अंदर जो अंक आ रहा है, हाँ कौन सा अंक आ रहा है, 6 अंक ऐसा है जो वर्ग और वर्ग के अंदर आ रहा है। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6। क्यों, क्योंकि वो शिक्षक हैं, 6 शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं और शिक्षक भी हैं। टीचर का काम करने के साथ साथ वो एक उत्कृष्ट खिलाड़ी भी है, इसलिए इसका आंसर होगा 6। दूसरा क्वेश्चन पूछा है जो सिपाही खिलाड़ी है, हाँ सिपाही किसको दर्शाता है, त्रिभुज को, और खिलाड़ी किसको, वर्ग को। अब देखो वर्ग और त्रिभुज के अंदर जो अंक कॉमन आ रहा है, अब देखो वर्ग के त्रिभुज के अंदर 1 आ रहा है, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जो केवल सिपाही सिपाही ही है, लेकिन खिलाड़ी वह नहीं है, तो उसको खेलना भी नहीं आता। दूसरा इधर खिलाड़ी तो है 7, लेकिन वो सिपाही नहीं है, इसलिए अपने 7 को भी नहीं लेंगे। हाँ केवल 2 सिपाही ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं और सिपाही भी हैं, इसलिए वो स्पोर्ट्स कोटे से लगे हुए हैं, यानी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिपाही हैं। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, 2। तीसरा पूछा क्वेश्चन जो खिलाड़ी शिक्षक नहीं है, हाँ जो खिलाड़ी, हाँ ये खिलाड़ी को दर्शाता है वर्ग, शिक्षक नहीं है, शिक्षक को छोड़ दो, इसको छोड़ देना है। अब देखो अपने सिपाही के अंदर होना चाहिए, खिलाड़ी हैं इसने बोला शिक्षक नहीं है, तो सिपाही तो होंगे वो, लेकिन शिक्षक नहीं होंगे, तो सिपाही और खिलाड़ी के साथ जो अंक आ रहा है वर्ग और त्रिभुज के अंदर जो अंक आ रहा है, तो वो देखो वर्ग और त्रिभुज के अंदर कौन कौन सा अंक आ रहा है, 2 और क्या 5, 2 और 5, यानी 5 व 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्या है, दोनों ही सिपाही खिलाड़ी हैं, लेकिन वो शिक्षक नहीं है। 5 सिपाही ऐसे हैं जो शिक्षक नहीं है और 2 सिपाही ऐसे हैं जो शिक्षक नहीं है, लेकिन केवल ये खिलाड़ी हैं। हाँ चौथा क्वेश्चन जो सिपाही खिलाड़ी नहीं है, हाँ अब सिपाही को छोड़ देना है, खिलाड़ी को छोड़ देना है, केवल शिक्षक को देखना है। शिक्षक और सिपाही, देखो शिक्षक के अंदर वर्त है और सिपाही के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज और वृत्त के अंदर देखो कौन कौन से अंक कॉमन आ रहे हैं, त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त के अंदर केवल ये अंक आ रहा है 4, तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 4, क्वेश्चन का आंसर होगा 4।
अब इनका नाम चेंज करते हैं, जैसे विज्ञान, गणित, और ये है छात्र। जो छात्र वह छात्र जिनके पास गणित व विज्ञान दोनों विषय हैं, जिनके पास दोनों ही विषय हैं, कौन कौन से? विज्ञान व गणित। अब देखो, विज्ञान, विज्ञान को क्या दर्शाता है? वर्ग। गणित को क्या दर्शाता है? त्रिभुज। छात्र को क्या दिखाता है? वर्ग। अब तीनों के अंदर, तीनों की बात हो गई, क्यों? जिनके पास गणित और विज्ञान होगा वह छात्र, तो छात्र भी लेना है और गणित और विज्ञान, यानी तीनों डायग्राम से जो कॉमन आ रहा है। देखो तीनों डायग्राम के अंदर कौन कौन सा आ रहा है? अब 6 है वो केवल विज्ञान को ही आ रहा है, लेकिन वह छात्र नहीं है। गणित में आ रहा है 1, लेकिन ना वो छात्र नहीं है। अब देखो 4 है, वो केवल छात्र है, लेकिन उस छात्र के पास 4 छात्र ऐसे हैं उनके पास विज्ञान है लेकिन गणित नहीं है। अब इधर देखो, इसमें 4 छात्र, चार छात्र ऐसे हैं उनके पास क्या है? गणित है लेकिन विज्ञान नहीं है। केवल 5 ही छात्र ऐसे हैं उनके पास गणित और विज्ञान दोनों ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। 5 छात्र ऐसे हैं उनके पास गणित और विज्ञान दोनों ही है। वह छात्र जिसके पास केवल गणित है, केवल गणित विषय है, वह छात्र जिसके पास केवल गणित विषय है। गणित विषय किसके पास है? ऐसा कौन सा छात्र है जिसके पास विज्ञान नहीं है लेकिन गणित है केवल? अब देखो, छात्र, वर्त और गणित त्रिभुज। वर्त और त्रिभुज के अंदर जो अंक आ रहा है उसको ही लेना है केवल। क्यों? क्योंकि वर्ग को नहीं लेना, क्योंकि उसके पास विज्ञान नहीं है, केवल उसके पास एक गणित ही विषय ऐसा है। हो सकता है विज्ञान में पास हो गया और गणित में सप्लीमेंट्री आ गई हो और वो दोबारा एग्जाम देने जा रहा हो। तो देखो, त्रिभुज और वर्त के अंदर कौन सा अंक कॉमन आ रहा है? 4। तो अपने इसका आंसर क्या देंगे? 4। 4 छात्र ऐसे हैं जिनके पास केवल गणित है, गणित विषय है। इसी तरह विज्ञान का पूछे तो गणित नहीं है, केवल विज्ञान है। गणित में वो पास हो गए और विज्ञान में सप्लीमेंट्री आ गई, तो विज्ञान का एग्जाम देने जा रहे हैं। वो कौन से छात्र हैं? विज्ञान का एग्जाम देने जा रहे हैं वो छात्र कौन से हैं? केवल देखो, वर्ग और वर्त के अंदर जो अंक आ रहा है उसे ही लेना है। वर्ग के अंदर 6 आ रहा है लेकिन वर्त में नहीं है। अब देखो 5 है, वो तीनों में ही है, हमें गणित में नहीं लेना है, विज्ञान का लेना है। केवल विज्ञान और विज्ञान के अंदर जो छात्र हैं वो हैं क्या? 2 छात्र ऐसे हैं जो केवल विज्ञान का ही
एग्जाम देने जाएंगे, गणित का एग्जाम देने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गणित में तो पास हैं और विज्ञान में वो सप्लीमेंट्री आई है, इसलिए वो विज्ञान का एग्जाम देने जाएंगे। यानी ये तो था विषय के आधार पर। जैसे ये हमने बना दिया आयत और ये बना दिया वृत्त और ये बना दिया त्रिभुज। इसमें दे दिया 5, यहाँ दे दिया 2, यहाँ दिया 1, यहाँ दिया 3, यहाँ 4। और इसको दे दिया पंजाबी। और इसको दे दिया राजस्थानी। और इसको दे दिया गुजराती। गुजराती व पंजाबी बोलने वाले व्यक्ति बताओ। गुजराती व पंजाबी बोलने वाले व्यक्ति बताओ। व्यक्ति बताओ। अब देखो, राजस्थानी को छोड़कर गुजराती और पंजाबी दोनों को बताना है। अब देखो, गुजराती किसको दर्शाता है? आयत को। और पंजाबी वृत्त को। और वृत्त और आयत के अंदर देखो कौन सा अंक आ रहा है? वृत्त और आयत। वृत्त और आयत के अंदर 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। लेकिन त्रिभुज के अंदर कौन कौन सा अंक आ रहा है? 5, 3 भी आ रहा है। हमें लेना है केवल आयत और वृत्त के अंदर। आयत और वृत्त के अंदर कौन सा अंक आ रहा है? 6। इसलिए इसका आंसर होगा 6। 6 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो गुजराती और पंजाबी दोनों भाषा बोल लेते हैं। अगर पूछे राजस्थानी, केवल राजस्थानी बोलने वाले, केवल राजस्थानी बोलने वाले, स्थानी बोलने वाले, केवल राजस्थानी बोलने वाले, राजस्थानी बोलने वाले, राजस्थानी किसको दर्शाता है? त्रिभुज को, पंजाबी वृत्त को और गुजराती आयत को। हमें छोड़ना है, वृत्त को भी छोड़ देना है और आयत को भी छोड़ देना है। केवल अपने बात करनी है त्रिभुज की। अब त्रिभुज के अंदर कौन सा अंक आ रहा है? 1। एक ही व्यक्ति ऐसा है जो केवल राजस्थानी बोलता है, वह पंजाबी और गुजराती नहीं बोलता। अब केवल पंजाबी
बोलने वाला, केवल पंजाबी बोलने वाला, केवल पंजाबी बोलने वाला, तो अपने क्या करेंगे, वर्त आयत को भी छोड़ देना है और त्रिभुज को भी छोड़ देना है। जो अंक केवल वर्त के अंदर आ रहा है उसे ही लेना है। वर्त के अंदर कौन सा अंक आ रहा है, केवल 4, इसलिए 4 व्यक्ति ऐसे हैं वो केवल पंजाबी बोलते हैं, ना तो वो गुजराती बोलते हैं और ना वो राजस्थानी बोलते हैं। क्यों, उनको ये दोनों भाषाएं समझ में नहीं आती, इसलिए वो 4 ही व्यक्ति ऐसे हैं वो पंजाबी बोलते हैं। अगर गुजराती पूछे तो अपने क्या करेंगे, वर्त और त्रिभुज को छोड़ देंगे। आयत के अंदर जो अंक केवल 1 आ रहा है, केवल आयत के अंदर ही जो अंक आ रहा है उसे ही लेना है। आयत के अंदर केवल अंक कौन सा आ रहा है, 2। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो वो पंजाबी बोलते हैं और ना ही राजस्थानी बोलते हैं, केवल गुजराती ही बोलते हैं, उन्हें पंजाबी और राजस्थानी नहीं आती, इसलिए वो 2 व्यक्ति ही हैं। गुजराती बोलने वाले 2 ही व्यक्ति हैं। अब पूछे कि राजस्थानी और गुजराती और पंजाबी तीनों ही भाषाएं बोल लेते हैं, वो व्यक्ति बताओ। पंजाबी भी बोलते हैं, राजस्थानी भी बोलते हैं और गुजराती भी बोलते हैं। तो देखो, वर्ग, त्रिभुज, वर्त और आयत के अंदर देखो, तीनों के अंदर कौन सा अंक आ रहा है। हाँ, आयत के अंदर 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। 2 तो केवल आयत के अंदर ही आ रहा है। हाँ, 6 और 5 दोनों आ रहे हैं, लेकिन 6 है वह अंक केवल आयत और वृत्त के अंदर ही आ रहा है, त्रिभुज में नहीं आ रहा है। अब वर्त और त्रिभुज के अंदर ये 3 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन 3 है ऐसा अंक जो वर्त और त्रिभुज के अंदर ही आ रहा है, आयत में नहीं आ रहा है। इसलिए तीनों के अंदर जो अंक कॉमन आ रहा है वह है 5। इसलिए 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो गुजराती, पंजाबी और राजस्थानी तीनों ही भाषाएं बोल लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 5। इस तरह वेन आरेख के डायग्राम हल करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को अपने यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।